वेलकम फ्रेंड। स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जनरल साइंस की वीडियो। तो जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है ये उस सीरीज का अगला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना व उसके कार्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में पढ़े उससे पहले हमें दो शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। वो दो शब्द है नियंत्रण और समन्वयन या समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्रत्येक जीव को अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे शरीर में नियंत्रण की आवश्यकता है। हमें बाहर से बहुत सारी सूचनाएं देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श से प्राप्त होती है। उन सभी सूचनाओं के प्रति हमें समन्वय भी करना है, नहीं तो फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये एक बड़ी फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करते हैं। अगर इस फैक्ट्री को सही ढंग से काम में लेना है और इस फैक्ट्री से अच्छे उत्पाद प्राप्त करने हैं तो सबसे ज़रूरी है कि ये सभी 1000 वर्कर इन पर किसी का कंट्रोल हो। अगर इन 1000 वर्कर पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा तो इनमें कोई भी ढंग से कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार केवल कंट्रोल से ही कुछ नहीं होता, इन सभी 1000 वर्कर का आपस में कोऑर्डिनेशन या समन्वय होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर इन 1000 वर्कर पर कोई ब्रेन काम करता है तो ये ढंग से अपना काम करेंगे और इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, तभी इस फैक्ट्री से अच्छे उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसी फैक्ट्री की तुलना अगर हम हमारे अपने शरीर से करें तो हमारा शरीर भी अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है, जिनसे बहुत सारे ऊतक बनते हैं। जिन ऊतकों से कई अंगों का निर्माण हुआ है, वो अंग आपस में मिलकर बहुत सारे तंत्रों का निर्माण करते हैं। हर तंत्र अपना अपना कार्य करता है। कोई भोजन को पचाने का कार्य कर रहा है, कोई श्वसन का कार्य कर रहा है, कोई उत्सर्जन का कार्य कर रहा है। अगर इन सभी तंत्रों पर किसी का कंट्रोल ना हो या ये सभी तंत्र एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ना करे तो ना तो हम चल सकते हैं, ना हमारा पाचन हो सकता है, ना हमारा श्वसन हो सकता है। तो मानव को भी सभी जीवों की तरह जीवित रहने के लिए अपने पूरे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। अब मानव में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम दो तंत्र करते हैं। पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र और दूसरा तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र। तो आज के इस वीडियो में हम केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण व समन्वयन हेतु जो तंत्र पाया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी मानव में शरीर की विभिन्न क्रियाओं के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है वही सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मानव तंत्रिका तंत्र का निर्माण किन किन भागों से मिलकर होता है। तो अगर हम मानव तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारा तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ काम करके हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मानव तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। नंबर 2 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। और नंबर 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो मानव तंत्रिका तंत्र को किस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है पहले हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे तंत्रिका तंत्र के इन 2 भागों को समझते हैं। ये 2 भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हर स्कूल में एक डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर के अंडर में एक प्रिंसिपल काम करता है। उस प्रिंसिपल के अंडर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जैसे ये कोई क्लास है तो इस कक्षा में
अगर किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है, यहाँ बच्चे कोई शोर कर रहे हैं या टीचर नहीं है, तो यहाँ से कोई बच्चा या कोई टीचर या कोई प्योन यहाँ से सूचना लेकर जाएगा और ये सूचना ये देगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल इस सूचना के प्रति तत्काल कोई एक्शन लेगा या संबंधित वहाँ कोई टीचर भेजेगा या उसका अरेंजमेंट करेगा। और कुछ सूचना अगर ये बात कोई ऐसी है जो इस प्रिंसिपल के कंट्रोल से बाहर है, तो प्रिंसिपल ये सूचना डायरेक्टर को पहुंचा देगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर काम करता है। तो हमारे शरीर में हर अंग एक कक्षा की तरह है, हर अंग कोई ना कोई सूचना प्राप्त करता है, यहाँ से ये सूचना कोई लेकर जाता है। तो ये सूचना जो लेकर गया वो हमारे लिए एक तंत्रिका है। तंत्रिका ने वो सूचना ली। तंत्रिका ये सूचना अपने आगे वाली तंत्रिका, वो अपने आगे वाली तंत्रिका, वो अपने आगे वाली तंत्रिका, ऐसे करते हुए ये इसको मेरुरज्जु तक पहुंचा देती है। मेरुरज्जु का काम मैनेजमेंट की तरह है। तो मेरुरज्जु एक इस सूचना पर प्रतिक्रिया करेगा या फिर इसे डायरेक्टर तक पहुंचा देगा और किसी अन्य तंत्रिका द्वारा ये सूचना संबंधित अंग के पास ले जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल का डायरेक्टर और स्कूल का प्रिंसिपल ये दोनों कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेशन करने का और मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही मिलकर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। और ये जितने भी टीचर या जो भी सूचना को लेकर जा रहा है या संबंधित सूचना को वापस लेकर आ रहा है, ये हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम करेगा। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इन दोनों तंत्रिका तंत्र से बिल्कुल अलग है। यह तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो आपात स्थितियों में जो भी लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उन लक्षणों को उत्पन्न करने का काम करता है और वो आपात स्थितियां हटने के बाद ये उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है। जैसे अचानक हम कहीं गए और हम घबरा गए या हम डर गए, तो डरने के बाद जो भी हमारे अंदर परिवर्तन आएंगे, जैसे हमारी पुतलियां फैल जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हम जो श्वसन दर है हमारी वो बढ़ जाएगी, हमारे जो रोए हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो इन सब पर नियंत्रण कौन करेगा या इन सब को शुरू कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इन सब को शुरू करता है। ये पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर और अनैच्छिक क्रियाएं होती है और स्वाभाविक होती है। जैसे ही वो संबंधित परिस्थिति हट जाएगी तो ये सब चीज़ें वापस सामान्य हो जाएगी, यानी पुतलियाँ वापस सामान्य हो जाएगी, श्वसन दर दोबारा सामान्य हो जाएगी, हृदय की स्पंदन दर फिर से सामान्य हो जाएगी। तो ये सभी काम किसके हैं? ये सभी काम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के हैं। तो ये तो हो गई तीनों तंत्रिका तंत्र की एक बेसिक जानकारी। अब हम डिटेल से इन तीनों प्रकार के तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जितनी भी तंत्रिकाएं सूचनाएं लेकर आती है या सूचनाएं लेकर जाती है, इन सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में जितनी भी तंत्रिकाएं पाई जाती है इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ ऐसे समझ सकते हो आप कि जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकल रही है उनको हम कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, और जो मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकल रही है उन तंत्रिकाओं को हम कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं। तो हमारे अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। इनमें दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, यानी इनमें सूचनाओं को ले जाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं भी होती है और सूचनाओं को वापस लाने वाली चालक तंत्रिकाएं यानी अभिवाही तंत्रिकाएं और अपवाही तंत्रिकाएं, दोनों ही प्रकार की तंत्रिकाएं इनमें शामिल होती है। अब हम बात करते हैं हमारी ये तंत्रिका आखिर है क्या। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर हम देखें तो हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका या जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं वही होती है। अगर तंत्रिकाएं न हो तो हमारे तंत्रिका तंत्र न तो निर्माण हो सकता है, न हमारा तंत्रिका तंत्र कोई कार्य कर सकता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी ये तंत्रिका कोशिका ही होती है। तंत्रिका कोशिका की अगर हम संरचना देखें तो एक सामान्य तंत्रिका कोशिका कुछ यानी एक बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो
एक तंत्रिका कोशिका के जो सबसे आगे वाले भाग होते हैं इनको हम दुर्माश्म या डेंड्रोन कहते हैं। तो ये डेंड्रोन या दुर्माश्म सबसे पहले किसी सूचना को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये सूचना आगे कोशिका काय में जाती है। तो ये एक सामान्य कोशिका की तरह केंद्रक और कोशिका द्रव्य युक्त संरचना होती है, जिसमें ये सूचनाएं दुर्माश्म से ग्रहण की जाती है। उसके आगे होता है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। तो कोशिका काय से ये जो सूचनाएं हैं वो तंत्रिकाक्ष में भेजी जाती है। तो इस प्रकार ये हो गई एक तंत्रिका कोशिका की संरचना और तंत्रिका कोशिका के भाग। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे की ओर दुर्माश्म या डेंड्रोन, उसके बाद ये कोशिका काय या साइटोन, और फिर एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। अब हम बात करते हैं कि हमारा शरीर केवल एक तंत्रिका कोशिका से बना नहीं होता है। हमारे तंत्रिका तंत्र में करोड़ों तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो एक तंत्रिका जब सूचनाओं को ग्रहण करती है तो उससे यह सूचना अन्य तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी जगह एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष और दूसरी तंत्रिका कोशिका का दुर्माश्म अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जिस स्थान पर 2 तंत्रिकाएं आपस में मिलती है या एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोन आकर मिलेगा, उस स्थान को हम सिनेप्सिस कहेंगे। और यहाँ कुछ हम सिनेप्सिस को इस प्रकार से देख भी सकते हैं। तो आखिर एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में सूचना किस रूप में जाती है? तो या तो ये विद्युतीय संवेग के रूप में जाती है या फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन है जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर का हम एग्जांपल दें, जैसे एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी तंत्रिका प्रसारी है, जो एक तंत्रिका से सूचना को दूसरी तंत्रिका में रसायन द्वारा ले जाने का काम करता है। तो ये एक तंत्रिका का एक्सोन, तो दूसरी तंत्रिका के डेंड्रोन पर कुछ ग्राही या रिसेप्टर होते हैं जो इस एसिटिल कोलिन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ये एक कोशिका है, इस कोशिका से सूचनाएं दूसरी कोशिका में, उससे आगे तीसरी और कई कोशिकाओं से होते हुए ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। यह तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग होता है जिसमें सूचना को संग्रह किया जाता है और उस सूचना के विरोध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कार्यवाही की जाती है। तो इस तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु पाए जाते हैं। इनके अलावा इनसे निकलने वाली कुछ मिश्रित प्रकार की तंत्रिकाएं भी इनमें शामिल होती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हम अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तीसरा जो तंत्रिका तंत्र है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो इस तंत्रिका तंत्र की खोज लिंगले ने की। यह पूर्ण रूप से नियंत्रण रहित होता है। यह तंत्र प्रमुख रूप से एक प्रेरक तंत्र की तरह कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाओं को प्रेरित करने का यह कार्य करता है। तो जो आंतरिक अंगों की अन्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हम बात करते हैं आखिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है? यह शरीर को आपात परिस्थितियों का सामना करने हेतु तैयार करता है। आपात परिस्थितियां हमारे लिए कुछ भी हो सकती है, जैसे भय यानी डर हमारे लिए एक आपात परिस्थिति है। जैसे अचानक हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, अचानक हम किसी भूत को देख ले, अचानक हम किसी सांप को देख ले, तो हमारे अंदर जो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं या जो जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं वो सभी परिवर्तन अनुकंपी तंत्रिकाएं उत्पन्न करती हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं? जैसे आंखों की पुतलियां फैल जाना, जो हमारी त्वचा है उसकी इरेक्टर पिलाई पेशियों की वजह से हमारे रोगों का, यानी जो त्वचा पर बाल पाए जाते हैं उनका खड़ा हो जाना, पसीना आना, हृदय स्पंदन दर का बढ़ जाना, श्वसन दर का बढ़ जाना। तो ये सब कौन उत्पन्न करता है? ये करता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और उसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लेकिन जैसे ही, और सबसे जरूरी चीज, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन का निकलवाना, वो भी इसी का कार्य होता है।
अब जैसे ही ये परिस्थितियां समाप्त होती है या सामान्य होती है, तो वापस सामान्य स्थिति में हमें लाने का काम करती है प्रानुकंपी तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार ये हमारे तीनों प्रकार के तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम दोबारा एक बार वापस देख लेते हैं। यह है हमारा मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क से मेरु रज्जु। तो जैसे ही यहाँ से कोई सूचना आई, तो इस सूचना को किसी तंत्रिका के द्वारा मेरु रज्जु तक ले जाया जाएगा। मेरु रज्जु इस पर प्रतिक्रिया करेगी और संबंधित अंग से कार्य करवाएगी, और कुछ सूचना ये मस्तिष्क के पास भेजेगी। तो मेरु रज्जु और मस्तिष्क ये दोनों सूचनाओं को संग्रह करने और उन पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो मेरु रज्जु और मस्तिष्क मिलकर हो गए हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस। लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उस वक्त तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक इसके पास कोई सूचना ना लेकर आए। तो जो सूचना लेकर आएगा वो होगा तंत्रिका। बहुत सारी तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जितनी भी तंत्रिकाएं यानी 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलने वाली और 31 जोड़ी मेरु रज्जु से निकलने वाली, इन सभी तंत्रिकाओं से मिलकर हमारे पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इसके अलावा भय और विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको करने का काम हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस करता है। तो ये सीएनएस, पीएनएस और एएनएस के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें प्रतिवर्ती क्रिया भी पढ़नी चाहिए। क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया? तो किसी बाह्य उद्दीपन के विरुद्ध शीघ्रता से होने वाली अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का जो मार्ग या रास्ता होता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो क्या है ये प्रतिवर्ती क्रिया? तो इसे हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अचानक हम चल रहे हैं, चलते हुए हमारा पैर किसी कांटे पर गिर जाए तो झटके से हमारा पैर ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक गर्म होता हुआ बर्तन है, जैसे ही हमारी उंगली इससे टच हुई तुरंत हमारी उंगली ऊपर हो गई या हमारा हाथ ऊपर हो गया। तो ये जो कुछ सेकंड के अंदर या 1 सेकंड से भी छोटे भाग में जो हमने ये क्रिया की, इसी क्रिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया। इस क्रिया पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। यह क्रिया हमारे मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, और इसका जो मार्ग या इसका जो रास्ता है उस मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो क्या है ये प्रतिवर्ती चाप या क्या होती है ये प्रतिवर्ती क्रिया, कैसे ये काम करती है? तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी उंगली है और उंगली पर जो हमारी त्वचा है वो त्वचा किसी गर्म वस्तु से टकराई, तो वो गर्मी या वो गर्म वस्तु हमारे लिए क्या हो गई? एक तरह का उद्दीपन हो गई। इस उद्दीपन को ग्रहण किया हमारे संवेदी अंग ने। तो यहाँ त्वचा हमारी संवेदी अंग हो गई जिसने सूचना को संवेदना के रूप में ग्रहण किया। इस संवेदी अंग से एक तंत्रिका यहाँ गई। इस तंत्रिका को हम कहेंगे अभिवाही तंत्रिका या फिर संवेदी तंत्रिका। इसे हम अभिवाही या संवेदी तंत्रिका क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सूचना को लेकर जा रही है। तो ये सूचना को कहाँ लेकर जाएगी? मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु तुरंत इस सूचना के विरुद्ध यहाँ होगी मिश्रित तंत्रिका, और यहाँ से तुरंत इस सूचना के विरोध में एक कार्यवाही की जाएगी। तो जो तंत्रिका इस सूचना की कार्यवाही की सूचना को लेकर जा रही है यानी इस क्रिया की कार्यवाही की सूचना को लेकर जा रही है उसे कहेंगे अपवाही तंत्रिका। तो ये जो ले जाने वाली है वो संवेदी या अभिवाही, और जो सूचना लाने वाली है वो चालक या अपवाही तंत्रिका। तो ये अपवाही तंत्रिका है वो सूचना संबंधित अंग या संबंधित प्रभावी अंग के पास लेकर आएगी, और यहाँ पर जो हमारी मसल्स है उस मसल्स तक ये सूचना पहुंचा दी जाएगी। जैसे ही मसल्स तक ये सूचना पहुंचेगी तुरंत मसल्स इस हाथ को क्या कर लेगी? ऊपर कर लेगी, और ये जो हाथ कुछ सेकंड से भी छोटे भाग में ऊपर हुआ, इसी क्रिया को हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो पहले उद्दीपन से सूचना प्राप्त की संवेदी अंग ने, वो संवेदी अंग अभी हमारे लिए क्या है?
त्वचा है। संवेदी अंग से सूचनाएं कहाँ गई? अभिवाही तंत्रिका में। अभिवाही तंत्रिका से ये सूचनाएं कहाँ गई? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु में दोनों तंत्रिकाओं को जोड़ दिया जाता है। मेरु रज्जु से वापस सूचना को लेकर कौन आई? अपवाही तंत्रिका। और अपवाही तंत्रिका से सूचनाएं वापस कहाँ पहुंची? प्रभावी अंग के पास। और प्रभावी अंग क्या करेगा? प्रभावी अंग करेगा प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार ये जो प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग है, इसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने मानव तंत्रिका तंत्र, उसके प्रकार और उसकी क्रिया के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।